नमस्कार। रहगुजर में आज की कहानी है हामी। आज फिर वो छत पे खड़ी बाल संवार रही थी। काले घने लंबे खूबसूरत बाल, बिल्कुल शायरों की कल्पना के जैसे। रवि को अचानक महेंद्र चंद्र नक्श का वो शेर याद हो आया। उनके गेसू संवरते जाते हैं, उनके गेसू संवरते जाते हैं, हाथ से हैं गुजरते जाते हैं। यूं तो उसे पटना से लखनऊ के इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए पूरे 6 महीने हो गए थे, लेकिन आज तक एक बार भी उसका सामने के मकान में रहने वाली उस लंबे बालों वाली लड़की से सामना नहीं हुआ था। उसे उसने छत पर बस बाल संवारते और कपड़े सुखाते ही देखा था। हाँ, लड़की के पिता से उसकी मुलाकात यदाकदा हो जाया करती थी। नुक्कड़ के पनवाड़ी से उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल गई थी। सामने के घर में संतोष सिन्हा अपनी पत्नी सुहासिनी और 2 बेटियों रमा और जया के साथ रहते थे। सिन्हा साहब की चौक में कपड़ों की एक बड़ी दुकान थी। रमा कॉलेज में सोशियोलॉजी की लेक्चरर थी और जया बीए में पढ़ रही थी। 33 साल का रवि एक कंपनी में मैनेजरियल पद पर कार्यरत था। उसकी उन्मुक्त हंसी, बात बात में मजाक और बातचीत करने का अंदाज सबको सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। यहाँ ऑफिस में भी रवि काफी लोकप्रिय हो गया था। क्योंकि उसका परिवार अभी तक गांव में ही था, मोहल्ले में उसकी किसी से ज्यादा जान पहचान नहीं हो पाई थी। रवि की माँ उमा देवी पटना के पास के एक गांव में रहती थी। 6 साल पहले बड़ी बहन की शादी के कुछ महीनों बाद ही उसके पिता का देहांत हो चुका था। एक छोटी बहन थी जो कलकत्ता के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थी। पिछले 4 सालों में रवि के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उसने तो जैसे शादी न करने की कसम ही खा ली थी। लखनऊ आने के बाद से रवि बहुत अकेला पड़ गया था। वहां पटना में उसके बहुत से दोस्त और रिश्तेदार थे, लेकिन यहाँ इन 6 महीनों में अकेले रहते रहते उसका जी उकता गया था। फोन पर भी कितना बात करता, बस दोस्तों से हाय हेलो हो जाती। दिन भर ऑफिस के बाद शाम किसी किताब के पन्ने पलटते या फिर रेडियो के कान उमेटते निकल जाती। वीकेंड में सुनसान घर जैसे काटने को दौड़ता। माँ को कई बार आने के लिए कह चुका था, लेकिन वो हर बार टाल जाती। समय काटने के लिए उसने गार्डनिंग शुरू की थी। घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था। शनिवार और रविवार का दिन उसका बगीचे में ही गुजरता था। ऐसे ही एक शनिवार की सुबह जब वो बागबानी कर रहा था, उसकी नजर सामने के मकान की छत पर कपड़े सुखाती रमा पर पड़ी। दुबली पतली काया, गेहुआ रंग रूप और बड़ी बड़ी मनमोहक आंखें। कब ये छवि उसके मन में रच बस गई, रवि को पता भी नहीं चला। शायद यह उसका अकेलापन ही था जो उसे उसकी तरफ धकेल रहा था। बहरहाल आज 6 महीनों बाद भी रवि केवल उसका नाम ही जान पाया था। कभी जब रमा की नजरें उससे टकराती तो वो मुस्कुराकर उसका अभिनंदन करता, लेकिन रमा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वो चुपचाप अपना काम खत्म कर चली जाती। जया का स्वभाव रमा से बिल्कुल विपरीत था। छोटी होने के कारण उसमें बचपना बहुत था और बात बात पर तुनक जाना तो जैसे उसका जन्म सिद्ध अधिकार था। लेकिन वो उतनी ही खुशमिजाज और आउटगोइंग भी थी। उसके दोस्त अक्सर घर पर आ जाते और फिर छत पर बैठकर सब घंटों हंसी मजाक किया करते। रमा सबके लिए नाश्ते का प्रबंध करती और फिर गायब हो जाती। बस इन्हीं मौकों पर उसने रमा को हंसते बोलते देखा था। आज जब उसने उसे छत पर बाल संवारते देखा तो उसके अंदर का शायर जाग गया और उसे वो पंक्तियां याद हो आईं। दी, कितनी देर लगा रही हो, चलना नहीं है क्या? अचानक एक तीखी सी आवाज रवि के कानों में पड़ी और थोड़ी ही देर में हांफती हुई जया रमा के सामने आ खड़ी हुई। रमा ने धीमी आवाज में कुछ कहा और जया, ओह तुम तो हमेशा यही करती हो, कहकर
पैर पटकती हुई चली गई। इतने महीनों में रवि ने रमा को कहीं आते जाते नहीं देखा था। घर से कॉलेज और फिर वापस घर, बस यही उसका दायरा था। थोड़ी देर में सिन्हा साहब का परिवार तैयार होकर निकल गया। नवंबर का महीना था। हवा में हल्की सी ठंडक उतर आई थी। रवि हाथ में कॉफी का मग लिए सुबह की नर्म धूप में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसने सिन्हा साहब के घर से धुआं निकलता देखा। वह तुरंत सिन्हा साहब के घर की ओर दौड़ा। मेन डोर अंदर से बंद था, लेकिन खिड़कियां खुली थी। अंदर झांकने पर उसने रमा को जमीन पर बेहोश पाया। फायर ब्रिगेड को फोन करने के बाद उसने हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस भी बुलवा ली। जब रमा को होश आया, उसने अपने आप को हॉस्पिटल के रूम में अकेला पाया। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। बिल पहले ही किसी ने चुका दिया था। हॉस्पिटल के बाहर उसके पड़ोसी का ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। मैडम, साहब ने गाड़ी भेजी है और कहा है कि आप कुछ देर साहब के घर में आराम करें। आपके यहाँ आग तो बुझ गई है, लेकिन सफाई में अभी थोड़ी देर लगेगी। और हाँ, बिल की चिंता न करें, वो चुकाया जा चुका है। ड्राइवर ने बड़े अदब से कहा। ड्राइवर से बहस करना बेकार था। रमा चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंची तो देखा उसका मेन डोर खुला था और कुछ लोग सफाई में बिजी थे। रवि एक और खड़ा निगरानी कर रहा था। अरे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे ड्राइवर ने आपको मेरा संदेशा नहीं दिया क्या? रमा को देखते ही वह बोला। नहीं, उसने बोला तो था, लेकिन आपने सुना नहीं। यकीन मानिए, यहाँ अभी काफी समय लगने वाला है। वो तो अच्छा हुआ कि आग ज्यादा नहीं फैली, वरना कोई अनहोनी भी हो सकती थी। फिर भी सफाई में अभी थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद दरवाजा भी ठीक करवाना होगा। सब कामों को निपटाते शाम तो हो ही जाएगी। आपको अभी आराम की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप मेरे घर में आराम कर लें। यहाँ का काम खत्म होते ही मैं आपको इत्तला कर दूंगा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? पापा को खबर देनी होगी। रमा ने कुछ झिझकते हुए कहा, आप उसकी चिंता न करें। मैंने उन्हें फोन पे सब बता दिया है और साथ ही ये भी कह दिया है कि आप सकुशल हैं। वो लोग कल सुबह ही पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, रमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और रवि के घर की ओर उड़ गई। इस घटना के बाद से सिन्हा साहब के परिवार और रवि में काफी घनिष्ठता हो गई। सिन्हा साहब की पत्नी अक्सर उसके पसंद की कोई न कोई डिश भिजवाती रहती। जया भी खुलकर हंसी मजाक करती थी। सिर्फ एक रमा ही थी जिसने अभी भी कुछ दूरी बना रखी थी। हालांकि अब दोनों में काफी बातें होती थी, फिर भी जब कभी रवि उसके करीब जाने की कोशिश करता, वो या तो बात बदल देती या वहां से चली जाती। एक बात तो तय थी कि रमा को उसका साथ बहुत पसंद था, मगर उसके झिझक का कारण रवि की समझ के परे था। इस सब के बावजूद रमा के मृदु स्वभाव, शांत व्यक्तित्व और परिपक्व सोच ने उस पर जैसे जादू कर दिया था। आज रवि बहुत खुश था। गांव से मां आ रही थी। वह जल्दी से तैयार होकर रेलवे स्टेशन की ओर चल दिया। खुशी का एक कारण यह भी था कि जो बात वो इतने दिनों से सोच रहा था, मां सिन्हा साहब से कहने में नहीं हिचकिचाएंगी। ट्रेन सही समय पर प्लेटफॉर्म पर लग गई। वापसी में रास्ते भर रवि लखनऊ की तहजीब का गुणगान करता रहा। यहाँ का तो ढंग ही सबसे अलग है माँ। आप जनाब से नीचे तो कोई बात ही नहीं होती। रहने, खाने, बोलने का सलीका सबसे अलग है। लगता है तुझे लखनऊ बहुत भा गया है। बहुत सुंदर है क्या? उमा देवी ने हंसते हुए पूछा। क्या माँ, आते ही खिंचाई शुरू कर दी तुमने? तुम ही तो शादी की जिद किए बैठी थी। अब जब सीरियस हो रहा हूं तो बात हंसी में उड़ा रही हो। नहीं रे, मैं तो बहुत खुश हूं कि तूने किसी को पसंद किया। अब जल्दी से मुझे लड़की से मिलवा दे ताकि मैं उसके घर वालों से बात कर सकूं। यही तो प्रॉब्लम है। लड़की से अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद भी करती है या नहीं। हाँ, उसके माता पिता मुझे जरूर पसंद करते हैं। तुम्हें उन्हीं से बात करनी होगी, रवि ने संजीदा होते हुए कहा। उमा देवी को लखनऊ आए करीब 15 दिन हो चुके थे। इस बीच वो कई बार रमा के माता पिता से मिल चुकी थी।
रमा की मनमोहने वाली सादगी से वो भी बहुत प्रभावित थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने रमा की माँ से रवि और रमा के रिश्ते की बात छेड़ दी। हम तो खुद चाहते हैं कि रमा शादी कर ले और फिर रवि से अच्छा लड़का तो ढूंढे न मिलेगा, लेकिन पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या फितूर है जो हाँ ही नहीं करती। कई बार पूछा लेकिन हर बार बस इतना कहकर टाल जाती है कि शादी के बाद लड़कियों का बस शोषण होता है। कुछ दिन बाद रवि को एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने दिल्ली जाना पड़ा। इत्तेफाक से रमा भी उसी ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। आपको शादी से इतनी चिढ़ क्यों है? कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद अचानक रवि पूछ बैठा। चिढ़ती नहीं, लेकिन उसे बंधक जरूर मानती हूँ, रमा ने जवाब दिया। माता पिता भाई बहन का रिश्ता भी तो बंधक होता है, फिर इसी से परहेज क्यों? माता पिता और भाई बहन से आप अपने असली रूप में मिलते हैं, कोई औपचारिकता नहीं होती। शादी के बाद औपचारिकता व्यवहार का हिस्सा बन जाती है, खास तौर पर औरतों के लिए। इसके अलावा मैंने जितनी भी केस स्टडीज पढ़ी हैं उनसे यही पता चलता है कि शादी औरत के शोषण का बहुत बड़ा कारण है और शादी के बाद औरत को हमेशा के लिए एक समझौते की जिंदगी जीनी पड़ती है। मुझे आपका साथ पसंद है, लेकिन उसके लिए मैं अपनी स्वतंत्रता नहीं खो सकती। मुझे आपसे इतने बचकाने उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। शादी करने का डिसीजन पसंद या नापसंद पर निर्भर होना चाहिए, डर या समझौते पर नहीं। अगर बिना कोई एक्सक्यूज दिए आप सिर्फ इतना कहती कि आपको अकेले रहना पसंद है, तो मेरी नज़र में आपकी इज्जत और बढ़ जाती। लेकिन आप सिर्फ इस डर से कमिटमेंट नहीं करना चाहती कि कहीं आपको समझौता ना करना पड़े। पर समझौता तो हर रिश्ते में होता है। और जहां तक शोषण की बात है, तो उसके लिए औरत को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है, जो आप अनडाउटेडली हैं। किताबें पढ़ते पढ़ते आप रियलिटी से काफी दूर हो गई हैं। आंखें खोलकर अपने आसपास देखिए, कितना कुछ बदल गया है और बदल रहा है। आजकल बराबरी का जमाना है। लड़कियां अपने फैसले खुद लेती हैं, चाहे कुंवारी हों या शादीशुदा। वो हर लिहाज से स्वतंत्र हैं, सोशली, कल्चरली, फाइनेंशियली। और समाज में ऐसे कई लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। बल्कि आप गौर करेंगी तो पता चलेगा कि बाकी रिश्तों में भी औपचारिकता आ गई है। नहीं तो जो बातें आप मुझसे कर रही हैं वो आप अपने परिवारजनों से करती। खैर, अब मैं आपसे इस विषय में और कुछ नहीं कहूंगा। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए, रवि ने सहजता से कहा और फिर अपनी किताब में मशगूल हो गया। दिल्ली से वापस आकर रमा चाहकर भी अपने रूटीन में वापस नहीं लौट पाई। रवि की बातों का उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। हमेशा हंसी मजाक करने वाला रवि इतनी गूढ़ बात भी कर सकता है, उसे पता न था। वह सोचने पर मजबूर हो गई। सच ही तो है, हर कोई अपने जीवन में समझौता करता है, चाहे वो उसके पेरेंट्स हों या बहन या वो खुद। उसने भी तो समझौता किया था। रवि उसे पसंद था, लेकिन उसकी हट उसे यह सच मानने से रोकती रही। दिल्ली से आए रवि को एक हफ्ते से ऊपर हो चुका था, लेकिन अभी तक वो उससे मिलने नहीं आया था। रमा रोज छत पर बैठी उसका इंतजार करती और फिर थक कर कमरे में चली जाती। रवि की कमी उसे अखरने लगी थी। उसका हंसी मजाक, बात बात पर गालिब और मीर के कोट करना, गीत गुनगुनाना, सब जैसे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। आज रविवार था। हमेशा की तरह रवि बागवानी कर रहा था कि घंटी बजी। दरवाजा खोला तो उसके मनपसंद फूल लिए सामने रमा खड़ी थी। मैंने समझौता करना छोड़ दिया है, कही क्या कहना है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सच है, एहसान का भी बोझ बहुत होता है। सच है, एहसान का भी बोझ बहुत होता है। चार फूलों से दबी जाती है तुरबत मेरी। रवि ने हंसते हुए बड़ी अदा से जमीन पर घुटने टेकते हुए ये कहा। हामी।